हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 36 जिसमें हम सीखेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कमांड लाइन क्या होती है। इसको समझने के लिए पहले एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप कितने तरीके से प्रोग्राम को रन कर पाते हैं? यानी आप जब सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको रन करते कैसे हैं? तो आप में से कुछ लोग हो सकता है टर्बो 3.0 आईडी का इस्तेमाल करते हों, कई लोग कोड ब्लॉक्स आईडी पे काम करते होंगे, या कुछ लोग डेवलपर सीपीपी पे काम करते होंगे। आप जिस भी आईडी पे काम करते हैं, आपको हर आईडी फैसिलिटी देता है प्रोग्राम को रन करने की। तो शायद आपका एक्सपीरियंस वही होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है इसके अलावा भी प्रोग्राम्स को स्टार्ट कर सकते हैं? तो चलिए पहले तो हम बात करते हैं कि आईडी के द्वारा कैसे प्रोग्राम को रन किया जाता है। मैं यहाँ पर आईडी इस्तेमाल कर रहा हूँ कोड ब्लॉक्स। ये कोड ब्लॉक्स आईडी है और मैंने इसमें एक फाइल ओपन की हुई है test1.c, जिसके अंदर मैं एक सैम्पल प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें सिर्फ लिख रहा हूँ printf हेलो। देखिए, आप डेफिनेटली यहाँ पे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन आज आप कुछ ऐसी भी बातें सीखेंगे जो हो सकता है आपके लिए नई हो, चाहे आप काफ़ी समय से सी लैंग्वेज क्यों ना यूज़ कर रहे हो। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, ये वीडियो बहुत काम का है आपके। यहाँ पे अभी मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी है printf हेलो। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कैसे करूँगा? तो यहाँ पर बिल्ड का एक ऑप्शन है। अब यहाँ बिल्ड क्या होता है? बिल्ड का मतलब ये होता है कि आप पहले प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद लिंक करते हैं। यानी बिल्ड अकेले पे क्लिक करने से, ये जो पहला ऑप्शन है बिल्ड, इस पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा? प्रोग्राम कंपाइल होगा। कंपाइल होने से क्या होता है? जब आप सी लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो एक फाइल है, जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम रखा है test1.c। अब ये जो फाइल हमने बनाई है ये सोर्स फाइल कहलाती है। क्या कहलाती है? सोर्स फाइल। अच्छा, जैसे ही आप बिल्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम कंपाइल होता है। कंपाइल होने से आपकी ये फाइल कन्वर्ट हो जाती है, या ये कहें कि एक नई फाइल बन जाती है जिसका नाम होता है test1। जो आपने अपनी फाइल का नाम रखा है वही .o। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। ये एक इंटरमीडिएट फाइल है। इसमें आपके कोड का ट्रांसलेशन हो गया है ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, लेकिन इसके बाद एक और काम होना ज़रूरी होता है, दैट इज लिंकर चलेगा। लिंकर क्या है? लिंकर भी एक सॉफ्टवेयर है। लिंकर सॉफ्टवेयर क्या करेगा? लाइब्रेरी फाइल्स, जो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं .lib एक्सटेंशन वाली, उनका कोड आपके ऑब्जेक्ट कोड के साथ मिलाएगा। यानी जो भी ऑब्जेक्ट कोड में था और लाइब्रेरी फाइल में था, वो कोड को मिलाकर क्या बना देगा? वो बना देगा एक और फाइल जिसका नाम रहेगा वही नाम जो आपने अपने प्रोग्राम का नाम रखा है, अपनी फाइल का नाम रखा है test1.exe। तो आप जब बिल्ड करते हैं ना, बिल्ड पे क्लिक करते हैं तो कंपाइलर भी चलता है और लिंकर भी चलता है। और क्या बनता है? उससे दो फाइल्स बनती हैं, एक बनती है test1.o और एक बनती है test1.exe। ठीक है, ये क्लियर है आपको? जैसे ही आपने बिल्ड ऑप्शन को सेलेक्ट किया, ये दोनों काम होते हैं। अगर आप बिल्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, सिर्फ exe फाइल बन पाएगी। exe फाइल क्या है? exe फाइल ही आपका सॉफ्टवेयर है। ये जो exe फाइल बनी है यही आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो अगर मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर बना के किसी को देना चाहते हैं तो आप ये अकेली फाइल देंगे, आप ये .c फाइल और .o फाइल ये सब नहीं देंगे। या आपके क्लाइंट के पास, जिसको आप सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, उसके पास कोड ब्लॉक्स सॉफ्टवेयर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसे कोड ब्लॉक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसे क्या देने वाले हैं? exe फाइल विच इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपके कंप्यूटर पे और भी तो सॉफ्टवेयर्स होंगे। जैसे आपके कंप्यूटर पे कोई वीडियो प्लेयर होगा, या हो सकता है नोटपैड है, या आपके पास कैलकुलेटर है। ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर्स हैं। ये सॉफ्टवेयर आप स्टार्ट कैसे करते हैं? आप कोई फाइल होती है उस पर डबल क्लिक करते हैं और स्टार्ट हो जाता है। यस,
तो किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने का एक तरीका डबल क्लिक करके भी है, तो हम भी अपने सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। पर क्योंकि आप प्रोग्रामर हैं, आप आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आईडी एक सॉफ्टवेयर है जो आपको प्रोग्राम को रन करने की भी फैसिलिटी दे रहा है। तो आप ना केवल बिल्ड करें, बिल्ड के साथ रन भी कर सकते हैं, या फिर पहले बिल्ड कर लें बाद में रन पे क्लिक कर लें, ये आपकी चॉइस है। मैंने बिल्ड और रन दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट किया। पहले मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने बिल्ड एंड रन का ऑप्शन सेलेक्ट करा है। आप देखेंगे प्रोग्राम रन हो चुका है और इसमें ये हेलो प्रिंट हो गया है, और उसके बाद भी कुछ मैसेज प्रिंट होता है। बेसिकली यहाँ पर क्या है, हमारे प्रोग्राम को कोड ब्लॉक्स ने रन किया है, यानी मेन प्रोग्राम जो चल रहा है वो है कोड ब्लॉक्स, और कोड ब्लॉक्स के अंडर, उसके अंतर्गत आप अपने प्रोग्राम को रन करवा रहे हो। तो हमारे प्रोग्राम का जो आउटपुट आया वो तो आया, पर जो बाकी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो मैसेज तो हमने अपने प्रोग्राम में नहीं लिखा था, जैसे प्रोसेस रिटर्न 5, एग्जीक्यूशन टाइम, तो ये लाइन तो हमने प्रिंट नहीं कराई, क्योंकि हमारे प्रिंटफ में तो सिर्फ हेलो लिखा था। हेलो जैसे ही प्रिंट हो गया हमारा प्रोग्राम तो फिनिश हो गया, तो ये बाकी की लाइंस किसने प्रिंट करी? इसका मतलब कोड ब्लॉक्स का ही प्रोग्राम रन हो रहा है और उसी ने ये आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया। और उसके बाद स्क्रीन क्यों रुकी हुई है? स्क्रीन इसलिए रुकी हुई है क्योंकि कोड ब्लॉक्स में ऐसी कोडिंग की गई होगी कि ये स्क्रीन अभी रुकी रहे जब तक कि आप कोई की हिट ना करें। जैसे ही मैं कोई की हिट करता हूं, कोई भी की प्रेस करता हूं, ये स्क्रीन चली जाती है। तो अभी आपने प्रोग्राम को सीधे आईडी की मदद से रन करना सीखा यूजिंग आईडी। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई स्टूडेंट्स को यही एक तरीका आता है, यानी आईडी पे ही काम करना आता है। बाकी के दो तरीके शायद उनको नहीं आते, लेकिन वो आना भी ज़रूरी है, और इससे उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एकदम चेंज होगी। क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि अगर आप किसी को सॉफ्टवेयर देंगे तो क्या सॉफ्टवेयर वो आईडी की मदद से रन करेगा? क्या वो बिल्ड एंड रन करेगा? अरे आप जब उसे EXE फाइल देंगे तो बिल्ड थोड़ी करेगा। बिल्ड हमें करना होता है यदि हमारे पास हो .c फाइल, क्योंकि .c फाइल को कन्वर्ट करना है EXE फाइल में, तो मुझे बिल्ड करने की ज़रूरत है। और अगर मान लो मैं EXE फाइल ही अपने क्लाइंट को दे रहा हूँ, तो मेरे क्लाइंट को तो कोई और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ही नहीं, सीधे EXE फाइल को रन करेगा। EXE मतलब एग्जीक्यूटेबल। तो अब EXE फाइल को चलाते कैसे हैं? तो देखिए मैं वो भी बताता हूँ आपको। ये है कोड ब्लॉक्स के सारे प्रोग्राम वाला फोल्डर मेरे कंप्यूटर में पाथ है C ड्राइव के अंदर, यूजर्स फोल्डर के अंदर, सौरभ फोल्डर के अंदर, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर कोड ब्लॉक प्रोग्राम्स नाम का एक फोल्डर। अभी जो प्रोग्राम हमने बनाया वो है test1.c, और उसको जैसे ही मैंने बिल्ड किया था तो test1.o भी बन गई थी और test1.exe फाइल भी बन गई थी। ये आप भी अपने कंप्यूटर पे चेक कर सकते हैं। तो आप जब चेक करेंगे तो आपको ये सारी फाइल्स दिखेंगी यदि आपने बिल्ड किया होगा तो। बिल्ड करने से पहले केवल आपको test1.c फाइल दिख रही थी, लेकिन जैसे ही आपने बिल्ड कर लिया ये दोनों फाइल्स भी बन गई। अब मुझे अगर इस फाइल को चलाना है तो मैं क्या करूँ? इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, क्या हुआ? कोई विंडो ओपन नहीं हुई है। पर विंडो ओपन क्यों नहीं हो रही है? मैं तो इसको फिर से रन कर रहा हूँ, पर कोई विंडो ओपन नहीं हो रही। पर अगर आप नोटिस करें तो एक थोड़ा सा ब्लिंक आपको नजर आता है। ये देखिए, ये आया कुछ ब्लिंक। ये एक्चुअल में ओपन हुआ और क्लोज हो गया। क्यों? क्योंकि अब जब आप इस पर डबल क्लिक कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कोड ब्लॉक्स नहीं इसको रन कर रहा है। कोड ब्लॉक्स के थ्रू रन करना होता तब तो मैं यहां पे बिल्ड एंड रन के ऑप्शन पे जाता या रन के ऑप्शन पे जाता, तो मैं कोड ब्लॉक्स से कह रहा हूं कि मेरे प्रोग्राम को रन कर दो। तो कोड ब्लॉक्स के रन करने का स्टाइल अलग है। और मैं अभी अगर इस पर डबल क्लिक कर रहा हूं, या किसी भी फाइल पे हम डबल क्लिक करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो हम एक्चुअल में हमारे कंप्यूटर में बैठे ऑपरेटिंग सिस्टम से कहते हैं कि इस फाइल को चला दो। तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूं तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से कह रहा हूं कि इसको चला दो। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इसको चला नहीं रहा है क्या? बिल्कुल चला रहा है, लेकिन ध्यान रखिए कोड ब्लॉक्स नहीं चला रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोग्राम को चला रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट किया, हेलो प्रिंट भी हुआ, लेकिन उसके बाद वो विंडो क्लोज हो गई। इतनी जल्दी क्लोज हो गई कि हम उसे देख ही नहीं पाए। इसलिए मैं डबल क्लिक करता हूं तो हल्का सा ब्लिंक नजर आता है, क्योंकि वो आई और चली गई, इतनी फास्ट हुआ। पर वो रुकी क्यों नहीं? रुकी इसलिए नहीं क्योंकि प्रोग्राम में एक ही लाइन लिखी थी, printf हेलो, और वो चल गई। तो वही प्रोग्राम की आखिरी लाइन है, और प्रोग्राम की सारी लाइंस फिनिश हो जाती हैं तो प्रोग्राम की विंडो, आउटपुट विंडो बंद हो जाती है। तो फिर क्या करें? और तब ये बंद क्यों नहीं हो रही थी जब कोड ब्लॉक्स के थ्रू हम इसको रन कर रहे थे?
तब इसलिए बंद नहीं हो रही थी क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो यहीं फिनिश हो गया था हेलो प्रिंट करने के बाद, प्रोग्राम फिनिश हो चुका है, लेकिन ये बाकी की जो लाइंस प्रिंट कर रहा है ये कोड ब्लॉक्स प्रिंट कर रहा है और उसमें कुछ ऐसा लिखा है जिसके कारण स्क्रीन रुकी हुई है। तो क्या ऐसा कुछ हम नहीं लिख सकते अपने प्रोग्राम में? बिल्कुल लिख सकते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसका नाम है getch। तो मैं लिख रहा हूं getch। इसका काम क्या है? क्या स्क्रीन को रोकना इसका काम है? नहीं, स्क्रीन को रोकना इसका काम नहीं, इसका काम है यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट कराना। तो अब हमारे प्रोग्राम में हो गई कुल मिला के 2 लाइन्स। जब प्रोग्राम रन होगा तो पहली लाइन चलेगी, हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद getch चलेगा, पर getch का काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस ना करें। जो की हम प्रेस करेंगे वो कैरेक्टर getch फंक्शन रिसीव करेगा। तो getch फंक्शन का काम एक कैरेक्टर इनपुट लेना होता है और जब तक उसे कैरेक्टर मिलेगा नहीं उसका काम पूरा होगा नहीं, इसलिए हमारे प्रोग्राम कंप्लीट होगा नहीं। और प्रोग्राम जब तक कंप्लीट नहीं होगा आउटपुट विंडो क्लोज नहीं हो सकती। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करके बिल्ड और रन करता हूं डायरेक्ट IDE के थ्रू, तो आप देखेंगे आउटपुट आ रहा है और नीचे वो लिखा हुआ नहीं आ रहा है जो आपको पहले दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि अभी हमारा प्रोग्राम ही एंड नहीं हुआ है। जब हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा उसके बाद कोड ब्लॉक्स वो मैसेज नीचे लिखेगा। अब हमारा प्रोग्राम क्यों नहीं एंड हो रहा? क्योंकि हमारे प्रोग्राम में एक लाइन printf जो लिखी थी वो तो चल गई, हेलो तो प्रिंट हो गया, लेकिन दूसरी लाइन getch अभी कंप्लीट नहीं हो पाई, तो स्क्रीन रुकी हुई है। तो हम getch का इस्तेमाल स्क्रीन रोकने के लिए कर लेते हैं, लेकिन ये मत कहिए कि getch का काम स्क्रीन को रोकना होता है। getch का काम एक कैरेक्टर लेना होता है, हमने उसे ट्रिकी वे में अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर लिया। तो अब जब मैं कोई की प्रेस करूंगा तो getch को वो कैरेक्टर मिल जाएगा जो मैं की प्रेस कर रहा हूं और getch का काम खत्म हो जाएगा। प्रोग्राम जैसे ही एंड हो जाएगा कोड ब्लॉक्स वाला मैसेज मुझे दिखाई दे जाएगा। जैसे मैं की प्रेस कर रहा हूं, देखिए, ये देखिए मैंने की प्रेस करी और वो मैसेज मुझे दिखाई देने लगा जो कोड ब्लॉक्स दिखाता है और इसके बाद प्रोग्राम एंड हो गया। अब मैं कोई भी की प्रेस करूंगा ये विंडो क्लोज हो जाएगी। लेकिन अब मैंने क्योंकि getch लिख लिया है, अब जरा ये देखा जाए कि यहां पे जो test1.exe फाइल बन गई है उस पर अगर मैं डबल क्लिक करूं तो क्या अभी भी ये फाइल, ये प्रोग्राम की विंडो रुकेगी या नहीं रुकेगी? तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि विंडो क्लोज नहीं हुई। जैसे इससे पहले तक जब मैंने getch नहीं लिखा था तो एक ब्लिंक आपको नजर आ रहा था, विंडो आती थी और चली जाती थी, क्योंकि printf हेलो होने के बाद प्रोग्राम एंड हो जाता था, इसलिए विंडो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती थी। अभी प्रोग्राम एंड नहीं हुआ है क्योंकि getch लगा हुआ, जब तक मैं की प्रेस नहीं करूंगा तब तक getch का काम कंप्लीट नहीं होगा और ये विंडो क्लोज नहीं होगी। तो मैं आउटपुट देख पा रहा हूं, इसीलिए मैं getch का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब मैं कोई की प्रेस करता हूं, आप देखेंगे, ये देखिए मैंने की प्रेस करी, विंडो क्लोज हो गई क्योंकि प्रोग्राम वहां पर एंड हो गया। तो आपने यहां पर अब 2 तरीके देख लिए। एक तो IDE की मदद से रन ऑप्शन पे जाके आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, वहां पे अगर आपने getch नहीं भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन रुकेगी, आप आउटपुट देख पाएंगे क्योंकि वो कोड ब्लॉक्स के अंडर चल रहा है। ऐसा लगभग सभी IDE में होता है। लेकिन अगर आप उसे डबल क्लिक करके रन करते हैं, ये है डबल क्लिक का ऑप्शन, तो फिर वो विंडो ओपन होती है और getch लगाना जरूरी है, तभी जाके स्क्रीन को आप होल्ड कर पाएंगे, आपको आउटपुट दिख पाएगा। तो आपको ये 2 तरीके समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ तीसरा तरीका जो आज का हमारा टॉपिक है, यूजिंग कमांड लाइन। तो मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करना है, आपको स्टार्ट पे जाना है, ठीक है, और स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट पे जाने के बाद आप प्रोग्राम का नाम लिख देंगे CMD, ठीक है, ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, CMD लिख के एंटर कर दीजिएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये वैसे MS-DOS का ही सिमुलेटर है और कमांड प्रॉम्प्ट ही इसमें हेडिंग लिखी हुई है, आप इसको ओपन कर लीजिए और इसमें वही पाथ दे दीजिए जहाँ पर आपके सारे प्रोग्राम्स रखे हुए हैं। जैसे मेरे प्रोग्राम्स कहाँ रखे हुए हैं, C ड्राइव के अंदर, यूज़र्स के अंदर, सौरभ के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, कोड ब्लॉक प्रोग्राम्स के अंदर। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर भी वही पाथ लिखा हुआ है। तो इस पाथ पे आप कैसे जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप C कोलन इस तरीके से है, CD, ये इनिशियली हो सकता है आपको इस तरीके से कुछ दिख रहा हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस पाथ पे जाने के लिए, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया और इसके बाद अब मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। देखिए राइट क्लिक करता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर लिखता हूँ CD। CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी।
तो ये cd कमांड लिखी, cd कमांड लिखने के बाद पूरा पाथ लिखा है, पर मैंने C: नहीं लिखा है क्योंकि ऑलरेडी मैं C ड्राइव में हूँ, और मैं एंटर कर दूंगा तो मैं सीधे इस पाथ पे आ गया। अब मैं किस फोल्डर में हूँ, ये बेसिकली क्या है, ये कमांड प्रॉम्प्ट एक्चुअल में डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7 है, विंडोज 8 है या 10 है, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि पहले के ज़माने में जब GUI ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे तो कंसोल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे, यानी उसमें आउटपुट ये ब्लैक विंडो जैसी दिख रही है वैसे ही होता था, और टेक्स्ट बेस्ड कमांड आप टाइप करते थे यहाँ पर और इंटरेक्ट करते थे। तो आपको जैसे आज शक्ल दिखती है ड्राइव की, उसके अंदर फिर फोल्डर्स दिखते हैं, फिर फाइल दिखते हैं, वैसा कुछ नहीं दिखता था पहले आपको यहीं पर कमांड्स लिख लिख के सब कुछ देखना समझना पड़ता था, तो आपको कोई GUI वर्जन अवेलेबल नहीं था। तो आप किसी प्रोग्राम को कैसे रन करते थे, जैसे कि मुझे प्रोग्राम कौन सा रन करना है, मेरे को रन करना है test1.exe। अब इसको रन करने के लिए मैं पहले उस फोल्डर तक गया जिस फोल्डर में ये फाइल रखी हुई है, यानी कोड ब्लॉक प्रोग्राम्स के अंदर। अब इसके बाद मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है, तो मैंने लिखा test1, केवल फाइल का नाम, .exe भी नहीं लिखना है, सिर्फ लिखा मैंने test1, क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल को अगर चलाना है तो आप सिर्फ उस फाइल का नाम लिखिए विदाउट एक्सटेंशन और एंटर दबा दीजिए। देखिए प्रोग्राम रन हो गया, हेलो प्रिंट हो गया। और फिर मैं एंटर, अभी गेट स्टेज के कारण रुका हुआ है, जैसे ही मैं की प्रेस करूंगा वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाऊंगा, ये आ गया। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पर मैं कमांड्स टाइप कर सकता हूँ। अभी प्रोग्राम एंड हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, अब मुझे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में समझना है। लेकिन हमको ये समझ में आया कि मैंने test1 प्रोग्राम को 3 तरीके से रन कर लिया। 3 तरीके यानी ID के थ्रू भी, डबल क्लिक करके डायरेक्ट भी चला लिया था, जो कि ग्राफिकल तरीका था। पहले के ज़माने में जब GUI ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे तो ये डबल क्लिक वाला तरीका तो नहीं चल पाता होगा, लेकिन कमांड लाइन के थ्रू जैसे हमने रन किया, ये बहुत पॉपुलर तरीका शुरुआत से रहा होगा। अब ये कमांड लाइन के थ्रू रन करना अब क्यों इम्पॉर्टेंट है, जबकि अब तो GUI वर्जन्स आ चुके हैं। GUI वर्जन बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर्स हो जाते हैं, उसमें लुक एंड फील ज़्यादा बेटर प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, तो वो हैवी सॉफ्टवेयर होता है, ज़्यादा मेमोरी भी कंज्यूम करता है। जबकि कमांड लाइन के थ्रू अगर हम प्रोग्राम्स को रन करते हैं तो वो मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करता है। तो आज भी कमांड लाइन वाली एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, ख़ास तौर पे कुछ सेटिंग्स से रिलेटेड, सर्वर साइड सेटिंग्स से रिलेटेड काम करने के लिए या नेटवर्किंग से रिलेटेड काम करने के लिए। आज भी लोग GUI एप्लीकेशंस को यूज़ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उससे परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। तो मैं यहाँ पर अब आपको उसकी यूज़फुलनेस के बारे में अभी उतना लेक्चर नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कैसे कमांड लाइन को हम यूज़ करते हैं, तो वो भी आपने देखा। अच्छा, थोड़ा सा फंक्शन को रिवाइज करते हैं। आपको याद है फंक्शन का टेक समथिंग नेचर मतलब क्या था? कोई भी फंक्शन आप जब बनाते हैं तो वो टेक समथिंग नेचर का हो सकता है। टेक समथिंग मतलब क्या? जब आप कोई फंक्शन बना रहे हैं, जैसे मैंने लिखा void fun, ठीक है, और आपने उसके पैरेंथेसिस के अंदर कोई वेरिएबल लिख दिया, लेट्स से a, तो ये वेरिएबल वैल्यू रिसीव करेगा। यानी जब भी मैं फन फंक्शन को कॉल करूंगा मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो जो वैल्यू मैं पास कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, और जिसमें रिसीव कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। तो मैं a का इस्तेमाल यहां पे कर सकता हूं। a में क्या आ चुका है, 4 आ चुका है। ध्यान रखिए, मैं अभी आपको फंक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ रिकॉल करा रहा हूं। अगर आपको फंक्शन में दिक्कत है तो आप फंक्शन वाले वीडियोस अलग से जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये वहीं पे डिस्कस किया गया है। तो ये वो फंक्शन है जिसमें पैरेंथेसिस भरे हुए हैं, पैरेंथेसिस में कोई वेरिएबल बना है। तो जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन को कॉल करते वक्त भी आपको कुछ वैल्यू पैरेंथेसिस के अंदर लिखना जरूरी है। ये कहलाएगी फंक्शन की डेफिनेशन और ये कहलाएगा फंक्शन का कॉल। तो फंक्शन को कॉल करते वक्त जो पैरेंथेसिस में लिखते हो वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, और जो फंक्शन को डिफाइन करते वक्त लिखते हो वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। अब आप जरा मेन फंक्शन के बारे में बात करिए। मेन फंक्शन, इसको भूल जाइए, अब इसकी बात हम खत्म कर दिए, यहाँ पे इस कॉल को भी हटा देते हैं। अभी आप देखिए जरा मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन के पैरेंथेसिस, क्या इसमें कुछ लिखा है? नहीं। तो मेन फंक्शन कैसा फंक्शन है? टेक्स नथिंग नेचर का फंक्शन है। तो क्या मेन फंक्शन के अंदर भी आप कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पैरेंथेसिस में कुछ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेन फंक्शन भी टेक समथिंग नेचर का हो जाएगा। तो मेन मे टेक आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन एक बात समझने वाली है, जब फन फंक्शन बनाया था तो उसमें हमने वैल्यू पास करी थी कॉल करके।
ये अभी आप मुझे बताइए मेन फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं कि डिफाइन कर रहे हैं? अभी जैसे मैंने फन फंक्शन को डिफाइन किया था, किसी भी फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे मैंने ये लिखा था, तो ये क्या था? फन फंक्शन की डेफिनेशन। अब बिल्कुल ऐसे ही तो हमने मेन फंक्शन को भी डिफाइन किया है। मेन नाम लिखा है ऊपर, पैरेंथेसिस लगाएं और करली ब्रैकेट के अंदर कोडिंग करिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कि फन फंक्शन बनाया। तो किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका यही होता है। मेन फंक्शन को भी मैं क्या कर रहा हूँ? डिफाइन कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। अब बताइए फन फंक्शन चलेगा क्या? जी नहीं, फन फंक्शन अभी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी फंक्शन तभी चलता है जब हम उसे करते हैं कॉल। तो देखिए जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तब वो चलेगा। जैसे ये लाइन चलेगी वैसे ही ये कोड चलने लगेगा। तो फंक्शन को जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तब तक वो नहीं चलता है। तो मेन फंक्शन को तो हम कॉल ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो क्यों चल रहा है? क्योंकि उसे भी कोई कॉल कर रहा है। हु कॉल्स मेन? मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है? मेन फंक्शन को कॉल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, यानी आप जब डबल क्लिक करते हैं, जैसे प्रोग्राम रन करने के लिए आपने अभी डबल क्लिक किया था यहां पर, तो जैसे आपने डबल क्लिक किया ऑपरेटिंग सिस्टम ने सुना कि आप क्या चाहते हैं और उसने हमारे प्रोग्राम के मेन फंक्शन को कर लिया कॉल, इसलिए मेन फंक्शन चला। पर जब आप डबल क्लिक करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने जब हमारे प्रोग्राम के मेन फंक्शन को कॉल किया तो कॉल करते वक्त कोई वैल्यू पास नहीं करी। बात समझ में आई? जैसे हम फन फंक्शन को कॉल करते वक्त वैल्यू पास कर रहे हैं, ये 4 पास किया, पर ऑपरेटिंग सिस्टम ने जब मेन को कॉल किया तो कोई वैल्यू पास नहीं करी। और जब मैं प्रोग्राम को डबल क्लिक करके स्टार्ट कर रहा हूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फंक्शन को कोई वैल्यू पास कर भी नहीं सकता। कैसे करेगा? उसे कैसे मालूम क्या वैल्यू पास करनी है? तो जब हम डबल क्लिक करके प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोग्राम के मेन फंक्शन को कॉल करता है पर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करता है। लेकिन अगर हम कमांड लाइन के थ्रू प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ये लिखा था मैंने test1, तो मैं चाहूं तो इसमें आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूं। कैसे? मैंने लिखा test1 और स्पेस देकर मैंने कोई नंबर लिख दिया, लेट्स से 3 5 स्पेस देके। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक प्रोग्राम को कॉल कर रहा हूं, प्रोग्राम को चला रहा हूं। ये मैं किससे बात कर रहा हूं? कमांड प्रॉम्प्ट पे, मतलब डॉस से। डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हालांकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर ये एक सिमुलेटर के से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे मैंने कहा कि test1 नाम के प्रोग्राम को रन करो, और मैंने कहा कि जब रन करोगे तो 3.5 भी उसे सप्लाई कर देना। तो अब डॉस क्या करेगा? डॉस test1.exe फाइल को रन करेगा, मतलब हमारे प्रोग्राम में जो मेन फंक्शन है उसको कॉल करेगा और उसमें आर्ग्यूमेंट भी पास करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आर्ग्यूमेंट्स मेंशन करे ना। यस, तो आर्ग्यूमेंट्स भी पास करेगा। यानी यहां लिखने का ऑप्शन था, इसलिए आपने बता दिया कि ये आर्ग्यूमेंट भी पास कर देना। लेकिन जब आप डबल क्लिक करके स्टार्ट कर रहे थे तो आपको आर्ग्यूमेंट बताने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए डबल क्लिक करके जब भी स्टार्ट करेंगे तो आप कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर पाएंगे। अब मेन फंक्शन लेकिन टेक्स नथिंग नेचर का बना है, तो अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास होंगे भी तो ये रिसीव नहीं कर पाएगा। जैसे यहां से फन में मैंने 4 पास किया तो वो किस में गया? ए में। ऐसे ही अगर मेन फंक्शन में हम कुछ रिसीव करना चाहते हैं तो मेन फंक्शन को डिफाइन करते वक्त हमें फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। फंक्शन को जब डिफाइन करते हैं, जैसे फन को आपने डिफाइन किया, तो फंक्शन को डिफाइन करते वक्त पैरेंथेसिस में जो वेरिएबल्स बनाते हैं वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। यानी फंक्शन को कॉल करते वक्त जो वैल्यू भेजूंगा वो इस वेरिएबल में आएगी। तो ऐसे ही मेन फंक्शन को जब कोई कॉल करेगा और वैल्यू पास करेगा तो इसमें आना चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स बनाते हैं। एक बनाता हूँ, नाम रखता हूँ argc, जो कि आर्ग्यूमेंट काउंट है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डॉस जब हमारे test1 प्रोग्राम के मेन फंक्शन को कॉल करेगा तो सबसे पहली वैल्यू वो क्या पास करता है? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आप बता सकते हैं इस कमांड लाइन में, ये कमांड लाइन है, ठीक है, ये वो लाइन है जिसमें मैं कमांड लिख रहा हूं, तो ये कमांड लाइन है। कितने आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं? 3 और 5 2 नहीं। फाइल का नाम भी पहला आर्ग्यूमेंट होता है, तो इसका मतलब यहां टोटल मिला के 3 आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं। ये आर्ग्यूमेंट्स स्पेस से सेपरेटेड होते हैं, तो स्पेस जैसे ही आ गया आर्ग्यूमेंट चेंज हो गया। test1 पहला आर्ग्यूमेंट, 3 दूसरा आर्ग्यूमेंट और 5 तीसरा आर्ग्यूमेंट। पर ये तीनों इंडिविजुअली स्ट्रिंग है।
आप बोलेंगे 3 और 5 नंबर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये स्ट्रिंग के रूप में पास होंगे। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोग्राम के मेन फंक्शन को कॉल करेगा तो उसमें क्या पास करेगा? पहली चीज वो पास करेगा नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, 1 2 3, 3 पास किया होगा। 3 किस में चला गया होगा? 3 चला गया होगा argc नाम के वेरिएबल में। उसके बाद यहां पर है कैर एरे ऑफ पॉइंटर्स, argv नाम रख लेते हैं। ये क्या है? ये बेसिकली एक पॉइंटर्स का एरे, मतलब एक पॉइंटर नहीं है, बहुत सारे पॉइंटर है। और किस टाइप के पॉइंटर है? कैर टाइप के पॉइंटर है। कैर पॉइंटर क्या कर सकता है? स्ट्रिंग को पॉइंट कर सकता है। इसीलिए ये भी आपने स्ट्रिंग चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, पॉइंटर्स में पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा है तो आप उसको जरूर देखिएगा। तो यहां पर 3 स्ट्रिंग्स हैं जो पास होंगी। तो पहला आर्ग्यूमेंट, जब ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेन फंक्शन को कॉल किया तो पहला आर्ग्यूमेंट तो उसने पास किया नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यानी 3, और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या पास किया? नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स पास करिए, यानी 3 स्ट्रिंग्स पास करिए। पहली स्ट्रिंग किस में आ गई होगी? क्योंकि ये पॉइंटर्स का एरे है ना, ये बात शायद आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, तो मैं इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाता हूं। ये जो हमने लिखा कैर स्टार argv स्क्वायर ब्रैकेट है ना, और दूसरी चीज एक और क्या लिखा था? argc, ठीक है, जो कि इंट टाइप का था। ठीक, तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेन फंक्शन को कॉल किया तो उसने क्या पास किया? सबसे पहले पास किया नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 3, और उसके बाद पास किया स्ट्रिंग्स। क्या? अब जो हमारी फाइल थी test1.exe, ठीक है, ये पास किया पहला। तो हालांकि पूरे पाथ के साथ पास किया होगा, मैंने सिर्फ फाइल का नाम लिखा है, पूरा पाथ पास किया होगा। उसके बाद हमने 2 नंबर्स लिखे थे। क्या लिखे थे? 3 और 5। अब आप मुझे बताइए कितने आर्ग्यूमेंट पास हो रहे? टोटल तो 4 हो रहे हैं। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? एक नंबर इंटीजर जो argc में जाएगा। 3 फिर स्ट्रिंग्स हैं, वो किस में जाएंगे? ये तीनों स्ट्रिंग इधर जाएंगी। अब ये argv क्या था? ये argv एक एरे था, ठीक है। एरे का साइज कितना है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ से कितनी स्ट्रिंग्स पास हो रही हैं। 3 पास हो रही हैं, तो इस एरे का साइज हो गया 3। तो इसमें 3 ब्लॉक्स, 0 1 2, ये एरे है क्योंकि, पर स्टार लगा, इसका मतलब क्या है? ये पॉइंटर्स का एरे, मतलब ये तीनों वेरिएबल्स क्या है? पॉइंटर। तो इसमें एड्रेस आ जाएगा किसका? test1.exe, ये स्ट्रिंग का, दूसरे में 3 का, तीसरे में 5 का। ये तीनों स्ट्रिंग के एड्रेसेस इसके अंदर रखे होंगे। तो argv0 जब मैं बोलूंगा तो मैं पहली वाली स्ट्रिंग test1.exe इसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करूंगा। argv1 लिखूंगा तो ये दूसरी वाली स्ट्रिंग के एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी तरीके से argv2 तीसरी वाली स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं प्रोग्राम में कुछ ऐसा लिखता हूं जिससे कि मैं इस बात को और बेहतर तरीके से समझा सकूं। तो ये फन फंक्शन की कोडिंग हटा रहा हूं, और यहाँ पे जो हेलो लिखा था ये भी हटा देता हूं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ जो कि होगा i, और एक लूप लगाता हूँ। i की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूँ, i लेस देन इक्वल टू कितने आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं? ये argc में रखा हुआ है, तो argc में तो 3 है, तो 0 से 3 ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो मैं लेस देन तक चलाता हूँ क्योंकि 0 से 2 तक चलना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि argc की वैल्यू कितनी है? 3 आर्ग्यूमेंट्स है ना, और i प्लस प्लस। मैं लूप उतनी बार चला रहा हूँ जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट काउंट कितना था? 3, ओके। और फिर मैं उन स्ट्रिंग्स को प्रिंट करा देता हूँ। तो मैंने लिखा printf \n, हर बार नई लाइन से प्रिंट हो। %s से स्ट्रिंग प्रिंट होती है, और किसकी वैल्यू? argvi। अच्छा, i क्यों लिखा मैंने इसलिए i लिखा क्योंकि i की वैल्यू शुरुआत में 0 होगी, तो argv0 की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर argv1, फिर argv2। और ये है क्या? ये तो पॉइंटर है। पॉइंटर मतलब यहाँ पे एड्रेस पास हो रहा है, बिल्कुल सही है। %s के साथ हम एड्रेस ही देते हैं उस स्ट्रिंग का। तो जिस स्ट्रिंग का एड्रेस आपने यहाँ पे दिया है वो स्ट्रिंग यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो एक बार चला के देखें। ओके, अगर मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ डायरेक्ट, तो देखिए आउटपुट के रूप में क्या आया?
सिर्फ पाथ आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा है, सिर्फ फाइल का नाम ही पास हो रहा है पूरे पाथ के साथ, क्योंकि हमने 3 और 5 लिखने का तो ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं इसको कमांड लाइन के थ्रू रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले तो ये मैंने लिखा है ना test1 3 5, यही एग्जांपल अपन समझ रहे थे। तो कितने आर्ग्यूमेंट पास हो जाएंगे? 3। तो जब अभी मैंने आपको समझाया कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेन को कॉल करेगा, 3 पास करेगा पहले तो 3 ARGC में आ जाएगा और उसके बाद 3 स्ट्रिंग्स पास करेगा। अब मैं एंटर करने वाला हूँ, आप देखेंगे आउटपुट। देखिए test1 3 5। ओके, तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या रहा? test1। उसके बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट कितना था, क्या था? ये देखिए test1 3 5, जो मैंने लिखा वही का वही आर्ग्यूमेंट्स उसने ले लिए। अभी अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, देखिएगा, अब मैं लिखता हूँ test1, उसके बाद मैं लिखता हूँ अमित, मुझे डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, अमित, राहुल, रोमेश, अजय। इस तरीके से मैंने कितने दे दिए? 4 नाम दे दिए। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट पास होगा, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं? ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो 5। उसके बाद फिर एक एक आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो जब ये लूप चलेगा तो जितने आर्ग्यूमेंट्स है उतनी बार लूप चलेगा। तो आउटपुट देखिए क्या आ रहा है? test1, पहले तो जो पहली वैल्यू पास करी थी, फिर दूसरा अमित, फिर राहुल, फिर रोमेश, फिर अजय। तो इस तरीके से हमने प्रोग्राम बनाया जिसमें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स की बात समझी। हमने समझा कि मेन फंक्शन के अंदर भी आर्ग्यूमेंट्स मेंशन किए जा सकते हैं, और मेन फंक्शन के अंदर जब भी आर्ग्यूमेंट्स मेंशन करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। तो ARGC पहले तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ले लेता है और उसके बाद फिर एक एरे ऑफ पॉइंटर्स है, तो ये कई सारी स्ट्रिंग्स के एड्रेस रख सकता है, जितनी भी स्ट्रिंग्स आप आर्ग्यूमेंट के रूप में पास करना चाहें। और फिर मैं उन स्ट्रिंग्स को अगर प्रिंट करा सकता हूँ तो मैं कोई भी कैलकुलेशन उसके ऊपर परफॉर्म कर सकता हूँ। आप ARGVI बोलकर आप ith इंडेक्स वाली स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या है। ओके, you can pass arguments to the main function only when you are calling your program using command line। तो कमांड लाइन के थ्रू हमने देखा था 3 तरीके होते हैं। कमांड लाइन के थ्रू जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तब आप उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, क्योंकि तभी आपके पास ऑप्शन है लिखने का। तो मेन फंक्शन को अगर आर्ग्यूमेंट पास करने हैं तो आपको कमांड लाइन के थ्रू प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा और आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। पर इसके लिए ज़रूरी है कि आपका मेन फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स रिसीव कर रहा हो, यानी ये पैरेंथेसिस के अंदर ARGC ARGV आपने बनाया हो। अब अगर मैं इसको कोड ब्लॉक्स के थ्रू रन करता हूँ तो इसमें कोई हार्म नहीं है, यानी ये जो लिखा हुआ है इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आर्ग्यूमेंट पास नहीं होंगे। आई थिंक आपको ये बेसिक प्रोग्राम समझ में आया होगा, लेकिन इसमें कुछ नई बातें आपने ज़रूर सीखी होंगी कि प्रोग्राम कितने तरीके से रन हो सकता है, डबल क्लिक करके कैसे रन हो सकता है, getch का इस्तेमाल भी आपने समझा होगा, डिफरेंस समझा होगा। तो आई होप आपको कुछ नई बातें इसमें मिली होंगी, और नई बातें अगर आपने सीखी हैं तो नए कुछ डाउट्स भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने डाउट्स। आप अगर मान लीजिए चाहते हैं कि इस तरह के और वीडियोस देख पाएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलेगी। अच्छा, मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, ये नीचे लिखा भी हुआ है। इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिए। इस वेबसाइट पे एक तो बहुत सारे वीडियोस रखे हुए हैं और कैटेगराइज करके रखे हुए हैं। C के अलग हैं, C++ के अलग हैं, जावा के अलग हैं, PHP के अलग हैं, MySQL के अलग हैं, या डेटा स्ट्रक्चर के अलग हैं, DBMS के अलग हैं। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस अलग हैं, जिसमें कि प्रोग्राम बनाना भी सिखाया जाता है कि कैसे अप्रोच को डेवलप करें, कैसे हमको क्लिक करें कि कैसे लिखना है प्रोग्राम, वो भी सिखाया गया है। या कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी हैं। तो काफ़ी सारे वीडियोस हैं। तो आपको यूट्यूब पे ही वो सारे वीडियोस हैं, लेकिन ढूंढने में दिक्कत जा सकती है। आपको इस साइट पे सारे एक ही जगह पर लिंक मिल जाएंगे, तो आप सीधे क्लिक करेंगे और वीडियो रन होगा। एक तो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और हिंदी में, तो आपके बहुत काम का हो सकता है। अब देखिए, जैसे मैंने आप तक ये वीडियो पहुँचाया, कैसे पहुँचाया, तो मैंने सिर्फ इसको पोस्ट किया है, मैंने सिर्फ इसको यूट्यूब पर अपलोड किया है और ये आप तक पहुँच गया है। अब आपने कैसे देखा इसको, हो सकता है फेसबुक के थ्रू देखा, हो सकता है कि आपने गूगल पर सर्च किया, हो सकता है कि आप डायरेक्टली यूट्यूब चैनल पे आए हो। पर कई लोगों तक मैं इसको पहुंचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, खासतौर पे वो लोग जिनको इंग्लिश में उतने अच्छे से समझ में नहीं आ पाता है और हिंदी में ही उनको कंटेंट चाहिए।
तो मैं उन लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूं। पर क्योंकि मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा रहा हूं, तो मेरे पास इतना इन्वेस्ट करने को नहीं है कि मैं इसकी मार्केटिंग कर सकूं, तो मैं इस पर खर्चा नहीं कर सकता। लेकिन ये जब तक सब लोगों तक पहुंचेगा नहीं, मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। तो मैं आपसे एक हेल्प चाहता हूँ कि यदि आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट करिए, आप साइट को शेयर करिए, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। आप लोग जब देखने के बाद मुझे फीडबैक देते हैं, पॉजिटिव फीडबैक आता है, तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है और मैं सोचता हूँ कि और वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ। वैसे आज की डेट में मैं 2 वीडियो पर डे अपलोड कर रहा हूँ इस साइट पे। आप रेगुलरली अगर इसको विजिट करेंगे तो हमेशा इसमें कुछ नया कंटेंट आएगा। तो आप इसको बुकमार्क कर लीजिए और प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू।